हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो हम इनसाइट आईएएस के जो वीकली मैगजीन कर रहे हैं हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे GS2 के कुछ टॉपिक्स के बारे में। आपको पता है आपके मेंस के 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। दिस इज योर एथिक्स पेपर। यहाँ पे आपको इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको GS2 में देखने को मिलेगी आपकी पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपकी सोसाइटी का कुछ हिस्सा। फाइन। तो इसी के अंदर एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, एक टॉपिक है, इसको देख लेना और उसके अंदर जाके आप इसको क्या कर सकते हो, जो हम टॉपिक करने वाले हैं जुडिशियल पेंडेंसी का, इसको रिलेट कर सकते हो। फाइन। तो क्या संदर्भ है, क्या कॉन्टेक्स्ट है इस न्यूज का, क्यों ये हमें देखने को मिला है? तो ब्लेम करा जा रहा है कि जो कोर्ट में इतने सारे पेंडिंग केस पड़े हैं ना, उनका दोषी ठहराया जा रहा है कोर्ट की वेकेशंस को, कि भाई कोर्ट के पास ना बहुत सारी वेकेशंस हैं तो इसकी वजह से वहां पे जो केस है वो पेंडिंग पड़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये चीज बोल के, कि आप ये चीज ब्लेम करके कि भाई छुट्टियां बहुत हैं इन लोगों के पास में, आप ओवरलुक कर रहे हो, ठीक है, कुछ डीपर इश्यूज को जो कि इंडिया के जुडिशरी को प्लेग कर रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं एकदम से, ठीक है। जैसे कि जो वैकेंसीज हैं वो फिल्ड नहीं है, वो अनफिल्ड पड़ी हैं, खाली पड़ी हैं सीटें, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप एक चीज को दोषी ठहरा के बाकी चीजों को ओवरलुक करते जा रहे हो। क्या कर रहे हो? ओवरलुक कर रहे हो, जो कि बहुत डीपर इश्यूज हैं जो हमारे इंडियन जुडिशरी को क्या कर रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से इश्यूज? अनफिल्ड वैकेंसीज एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और द प्रॉब्लम एक्सटेंड बियॉन्ड जजेस स्केड्यूल, कि जो ये प्रॉब्लम जिसको आप बोल रहे हो ना कि छुट्टियों तक की सीमित है, मतलब इसी की वजह से ही हो रहा है, तो नहीं, ये प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा है, इसके भी बियॉन्ड हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ यही कारण नहीं है जिसकी वजह से केसेस पेंडिंग पड़े हैं, हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन की जरूरत है। तो ये चीज थी। अब इसको लेके हम लोग जो है ना पूरा स्टडी करेंगे, जुडिशियल पेंडेंसी, कितने केसेस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, वे फॉरवर्ड देखेंगे, सोल्यूशन देखेंगे। तो हर एक चीज हम आज के इसमें कवर अप करने वाले हैं। इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप यकीन मानोगे, अगर आप मेंस की कोचिंग लेते हो तब आपको ना ऐसे ही पॉइंट्स लिखाए जाएंगे कि बताओ जुडिशियल पेंडेंसी, मतलब इतने केसेस पेंडिंग है तो क्यों है, क्या वो है, तो इसी स्ट्रक्चर में वो आपको आंसर लिखवाते हैं। तो बेटर है यहीं से अपने पॉइंट तैयार कर लो ना, ठीक है। तो ऐसा करो, एक शीट लो अपनी और उस पर लिखो जुडिशियल पेंडेंसी इन इंडिया, ठीक है, वहां पे लिखो। ये नहीं लिखना, कॉन्टेक्स्ट मत लिखो बेशक, यहां से आ जाओ। तो देखो, अगर हम देखें सितंबर 2023 तक, तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है ना, उसके पास पड़े हैं इतने पेंडिंग केसेस, ठीक है, जिसमें से 70% तो आपके सिविल मैटर्स हैं एंड 22% आपके क्रिमिनल मैटर्स हैं। तो डेटा लो फटाफट से, नोटबुक में लिखो, ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हैं सितंबर इतने, सो दैट कि आप जब कल को कोई ऐसे लिखो, जब कल को आप कोई अपने आंसर का इंट्रोडक्शन लिखो, वहां पे आप जाके इसको कोट कर पाओ, ठीक है। यू कैन साइट दिस डेटा when you write the answer, fine। तो लिखो ऐसे, कल को आपको बताना हो तो आप फिगर दे सकते हो कि भाई इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें से 78% तो ये सिविल मैटर्स हैं एंड 22% कितने मैटर्स हैं, क्रिमिनल हैं। 2023 में कोर्ट ने क्या करा, इतने मैटर्स को डिस्पोज कर दिया, ठीक है, इतने तो खत्म कर दिए आउट ऑफ इतने फाइल्ड केसेस में से, फाइन। लेकिन 4000 कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो मोर देन अ डेकेड, मतलब 10 साल से भी पुराने जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। तो आप ये भी कुछ स्टेटमेंट यहाँ से सीख सकते हो। तो ये देख सकते हो कितने केस पेंडिंग थे, ये कितने सिविल केस पेंडिंग थे, ठीक है, ये मतलब कितने सिविल थे, क्रिमिनल कितने इंस्टीट्यूट हुए, मतलब कितने सिविल आए, कितने क्रिमिनल, टोटल इतने केसेस फाइल्ड करे गए हैं आपके, और डिस्पोज कितने करे गए हैं, इतने सिविल करे गए हैं, इतने क्रिमिनल, इतने % केसेस को डिस्पोज करा गया है, और पेंडिंग केसेस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से आप अपना डेटा उठा सकते हो, सारा नहीं पढ़ना, मोटी मोटी फिगर उठा लो, यही लाइन उठा लो कि भाई इतने केसेस पड़े हैं जिसमें से इतने डिस्पोज कर दिए, और अभी 4000 कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि मोर देन अ डेकेड आपको ओल्ड देखने को मिलेंगे। अब ये कारण क्या है, हमने ये तो जान लिया कि भाई जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी है, वहां पे बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, पर कुछ कारण भी तो होगा, ठीक है। अगर आपको बुखार हुआ है तो कोई कारण नहीं होगा ना, आपने कुछ बाहर का खाया होगा, आप सर्दियों में पानी में जो है वो पानी गिले हो गए होगे, तो कुछ ना कारण तो रहता है ना कुछ होने का, फाइन। तो ऐसे ही जो इतनी ज्यादा पेंडेंसी पड़ी है केसेस की, तो इनका भी भाई कोई कारण होगा। तो फटाफट से शीट उठाओ, ठीक है, उस पर लिख दिया, डेटा लिख दिया आपने। अब यहाँ लिखो कॉजेस, सिंपली। अब यहाँ पे लिखना है ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स, नोट्स बनाओ अपने मेंस के मेरे साथ में, ठीक है। तो पहला कारण क्या है, शिफ्टिंग रोल ऑफ एससी, लिख लो यहाँ पे, शिफ्टिंग रोल ऑफ एससी, फाइन। अब क्या हो रहा है, देखो
जो रोल है सुप्रीम कोर्ट का, वो एडजुकेटिंग केसेस ऑफ, देखो सुप्रीम कोर्ट क्यों बने हैं, उनका मेन पर्पस तो यही है ना कि अगर संविधान के रिगार्डिंग कल को कोई केस आता है सामने जहाँ पे हमें कोई इंटरप्रिटेशन देनी है, जहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा, तो ये जो मेन पर्पस है, ये एक मेन काम है हमारे सुप्रीम कोर्ट का कि देखना पार्लियामेंट कुछ अपनी पावर से ज़्यादा तो नहीं कर रही, कहीं पार्लियामेंट अपनी कुछ ज़्यादा ऑटोनॉमी दिखा रही है, कहीं ज़्यादा पावर दिखा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को ज़्यादा जो है वो देखते हैं, मतलब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो रक्षा करते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी कुछ ना कर दे। तो क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो रोल है ना वो शिफ्ट होता जा रहा है फ्रॉम एडजुकेटिंग केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस इनटू अ रेगुलर कोर्ट ऑफ अपील। देखो मेन काम तो उनका ये है कि अगर उनको संविधान के रिगार्डिंग कुछ केसेस आ रहे हैं तो उनकी पहले उनको करना, लेकिन उलझ कहाँ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल शिफ्ट भी करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास बहुत सारी कोर्ट ऑफ अपील्स आ रही हैं, जो लोअर कोर्ट है ना उनकी अपील्स इनके पास में आ रही हैं, समझ में आया, तो इनटू अ रेगुलर कोर्ट ऑफ अपील्स, तो उस मैटर में ये लोग ये घुसते जा रहे हैं, ठीक है, केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, समझ रहे हो, तो मेन कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है ना वो शिफ्ट होता जा रहा है। अब इसका सोल्यूशन उन्होंने बहुत अच्छे से बताया आगे जाके, पहले कारण समझो, पहले वजह समझो क्या है, फिर उस वजह को समझ के उसके ऊपर क्या जो है वो हल करा जा सकता है वो समझना आगे जाके, ठीक है। तो पहला कारण क्या है कि केस पेंडिंग पड़े हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट को क्या हो रहा है, उसका रोल शिफ्ट होता जा रहा है, उसका मेन काम तो था डिसीजंस लेना, किसके रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस को देखते हुए, ठीक है, कि संविधान के साथ में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हो रही, वहां पे अपनी बात रखना, ही सब करना, लेकिन वो उलझ चुके हैं किस केसेस में, रेगुलर कोर्ट ऑफ अपील्स के अंदर में, जो उनको अपने लोअर कोर्ट से देखने को मिलती हैं, जजेस की बहुत ज़्यादा आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट अपनी नोटबुक में लिखो, अपने पेज पे लिखो, व्हाइट शीट पे नोट्स बनाना, मेंस के लाइंस वाली नोटबुक पे मत बनाना, प्री के बेशक बना लो, प्री के तो वैसे मैं बोलूँगी लाइंस वाली पे बना लो यार, बहुत सारा जो होता है हमारे पास, यू नो, बट मेंस के ना एक पूरी प्रेजेंटेशन लो, अच्छे से लो, ऐसे लिखो जुडिशियल केसेस, ठीक है, यहाँ पे लिखो, डेटा लिख दिया, ठीक है, बॉक्स बना के लिख दो कि मेंस में आपको ये रिवाइज करना है, जब आपको जुडिशरी के बारे में कुछ करना है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ करना है, केसेस के बारे में कुछ पढ़ना है। अब यहाँ लिख दो कॉजेस, बस, फिर लिख दो पॉइंट, ठीक है, आगे आएगा उसका लिखना, फिर लिख दो पॉइंट, बस ये हैं आपके मेंस के नोट्स, ऐसे ही तैयार कर दिया मेंस के नोट, और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। और अगर इसको याद कर सकते हो तो इस डायग्राम को भी बना के देख लो, सो दैट कि जब आपने ये शीट में आंसर लिखना है तो यहाँ पे बना दो कि क्या पता कल को आपका ये काम आ जाए, तो ऐसे करके यू पीपल कैन क्रिएट योर ऑन मेंस नोट्स। तो दूसरा कारण क्या है, शॉर्टेज ऑफ जजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो 20% पोस्ट है ना आर लाइंग एम्प्टी इन द सबऑर्डिनेट कोर्स, 25% पोस्ट आपकी खाली पड़ी है जो सबऑर्डिनेट कोर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पुअर जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो जो है वो देखने को मिल रहा है। अब जो आपकी लॉ कमीशन थी ना, इसने बोला था कि 50 जजेस जो होने चाहिए वो आपके, वेट अ मिनट, हाँ, 1 पर मिलियन पॉपुलेशन पे होने चाहिए। क्या बोला था जो आपकी लॉ कमीशन थी कि पर मिलियन पे ना 50 जजेस होंगे, समझ में आया। पर हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, हमें यहाँ तो ये देखने को मिल रहा है जी भाई 25% जो पोस्ट है वो तो खाली पड़ी है, एम्प्टी है, समझ में आया। दूसरा कारण क्या निकला, शॉर्टेज ऑफ जजेस, शिफ्टिंग रोल, शॉर्टेज ऑफ जजेस, ठीक है। अब लो बजटरी एलोकेशन लीड्स टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे जब आप बजट का एलोकेशन ही ढंग से नहीं करोगे, कम करोगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो पुअर देखने को मिलेगा। तो लिखा, ये लिखा डेटा, ये लिखे कॉजेज, उसके नीचे थर्ड पॉइंट लिखो, ठीक है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस है ना लोअर कोर्ट्स का, वो इतना ज़्यादा बुरा है, इतना ज़्यादा गंदा है, इतना ज़्यादा बैड है, इस डिसमल, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा है, वेरी बैड है, फाइन। अब यहीं से ना यार कुछ वर्ड्स के मतलब भी सीख लिया करो, सो दैट कि जब आप कल को कॉम्प्रिहेंशन वगैरह करते हो ना, वहाँ पे आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस है आपके लोअर कोर्ट्स का, डिसमल है, क्यों, टू विच दे फेल टू डिलीवर क्वालिटी, अच्छा क्यों है, क्योंकि उनके पास बजट की एलोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू विच दे फेल टू डिलीवर द क्वालिटी जजमेंट, तो ये कारण भी है। जब क्वालिटी जजमेंट नहीं देंगे है ना, तो केस तो पेंडिंग वैसे ही रहने वाले हैं, ओके। द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट केसेस, और कौन से केसेस ये लोग देखें, इनके ऊपर इतना बर्डन है गवर्नमेंट केसेस का, कभी स्टेट्स पानी के इशू को लेकर लड़ रही होती है, कभी सेंटर स्टेट के बीच में मुद्दा चल रहा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास इन्हीं केसेस की जो है वो बड़ी पड़ी है कि मतलब कभी सेंटर का केस देख रहे हैं, कभी स्टेट का केस देख रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है,
तो 46% से ज़्यादा जो केसेस है ना वो आपको गवर्नमेंट के ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सेंटर एंड स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 46% ऑफ द पेंडिंग केसेस इन इंडियन कोर्ट्स। जो ये 46 पेंडिंग केस पड़े हैं ना हमारे सुप्रीम कोर्ट में, उसका कहीं ना कहीं कारण है गवर्नमेंट के केसेस, क्योंकि इनका ही बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर को देखने को मिलता है, हमारे जुडिशरी को देखने को मिलता है, ठीक है। स्पेशल पिटीशन, अब ये ज़रा समझ के जाना, ये दो चीज़ें मैंने आपके लिए अलग से भी लिखी हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। स्पेशल लीव पिटीशन एंड फ्रिवोलियस PIL, ओके। तो ये मैं आपको पहले समझाती हूँ, आ जाओ सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो देखो, अ स्पेशल लीव पिटीशन एक लीगल रेमेडी है इन इंडिया में जो अलाउ करती है इंडिविजुअल्स को और एंटिटीज को कि वो अपील कर पाए सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है, जो कि ऑर्डर पास कर। एक मिनट यार रुको, आपको ना दिख नहीं रहा होगा, वेट अ मिनट, रुको इसको जरा ऐसे करते हैं फिलहाल के लिए, ओके। चलो देखो, ठीक है। तो स्पेशल, देखो वर्ड स्पेशल नाम से ही आपको क्लियर है, स्पेशल लीव पिटीशन जो क्या करती हैं, आपकी एक लीगल रेमेडी है इंडिया में जो आपकी इंडिविजुअल्स को, जो आपकी एंटिटीज होगी उनको ये मतलब उनको अलाउ करती है ये कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी भी जजमेंट के खिलाफ, किसी भी ऑर्डर के खिलाफ जो आपका किसी भी कोर्ट ने, किसी भी ट्राइब्यूनल ने जो है वो पास करा है, आप उसके खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो, ठीक है। ये किन केसेस में इस्तेमाल करा जाता है, जहां पे नीड होती है सुप्रीम कोर्ट की टू रिव्यू द डिसीजन दैट मे हैव अ ब्रॉडर लीगल इम्प्लीकेशन और इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, ओके। तो इन्हीं केसेस में सुप्रीम कोर्ट उलझे पड़े हैं। और दूसरा, एक और चीज मैंने आपको बोली यहाँ पे, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका, वेट अ मिनट, क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ओके दिस इज बेटर नाउ, वेट अ मिनट, ओके शेट, ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा, है ना। अच्छा आ जाओ, ठीक है, ओके। तो देखो, फ्रिवोलियस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अब ये क्या होता है, ये पेटिशंस होती हैं जो कि कोर्ट में फाइल करी जाती हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किनके बिहाफ पे, पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे, ठीक है। ये केसेस जो है वो चैलेंज करते हैं गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई, ठीक है, उससे कुछ प्रॉब्लम वगैरह होगी, कुछ कमियां हैं, तो उस चीज को लेकर चैलेंज करा जाता है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में होती है, ठीक है। एक्शंस के ऊपर कुछ ओमिशंस हो गए दैट आर परसीव एज डेट्रीमेंटल टू पब्लिक वेलफेयर, जो कि डेट्रीमेंटल माने जाते हैं, घातक माने जाते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फाइन। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है। कई बार मान लो यूपीएससी ने ऐसा ही क्वेश्चन बना दिया कि बताओ आप SLP से क्या समझते हो, तो आपको ये चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, फाइन। तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। मैं यहाँ से थोड़ा क्या कर देती हूँ, इसको रब कर देती हूँ, रुको, ये ना कई बार मेरा पेन ना इशू क्रिएट करता है, रुको, अब शायद आपको प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। और इन्हीं सब की वजह से क्या हो रहा है ना, इन्हीं सब की वजह से सुप्रीम कोर्ट का ना, जो आपके कोर्ट्स हैं, इनका बहुत ज्यादा क्या जा रहा है, टाइम जा रहा है, इनके रिसोर्सेज जा रहे हैं, फाइन, समझ में आया। तो ये जरा आप एक बार देख लेना क्या होते हैं। तो स्पेशल लीव क्या होती है, जो आपके कोई ट्रिब्यूनल हो गया, कोई आपका कोर्ट हो गया, उसके ऑर्डर के खिलाफ जो है वो पास, मतलब अपील करी जाती है, फाइन। और ये जब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी जाती है, ठीक है। तो ये वो है। एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज विच आर चैलेंज बाय द पीपल टेक अप मोस्ट ऑफ द जुडिशियल टाइम, वही मैंने आपको बताया ना। तो स्पेशल लीव पिटीशन जो होगी आपकी, जैसे ये फ्रिवोलियस PIL, तो ये क्या कर रही हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बार बार चैलेंज होती रहती हैं कोर्ट के अंदर, तो ये बहुत ज्यादा जो है जुडिशरी का टाइम लेते हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रही हूँ, बट वर्ड जुडिशरी यहाँ पे सही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे सिर्फ बात नहीं हो रही, जुडिशरी की बात हो रही है। तो ये कारण है, ठीक है। लैक ऑफ कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत ज्यादा आपको कमी देखने को मिलती है। सिर्फ कुछ ही ऐसे कोर्ट्स हैं, ठीक है, जिनके पास में मैनेजर्स हैं जो हेल्प करते हैं कोर्ट के ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने में और ऑप्टिमाइज करने में केस की मूवमेंट को एंड जुडिशियल टाइम को। तो ये सारे तो कॉजेज हो गए। क्या क्या कारण हो गए, गवर्नमेंट के केसेस पड़े हैं, भाई जजेस नहीं है हमारे पास में, ठीक है, सीट्स खाली पड़ी हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशरी में आते हैं ना, जुडिशरी का हिस्सा है ये। तो सुप्रीम कोर्ट के जो रूल है वो शिफ्ट होता हमें देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट के बहुत सारे केस हैं, बजट के एलोकेशन की वजह से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और कोर्ट की मैनेजमेंट नहीं है। तो इसको अब मैं आपको याद कैसे करवाऊँ, देखो,
आपको मान लो आपको ना कोई कोट बनाना है, ऐसे करके याद कर लेते हैं। आपको पावर दी गई है कि आपको एक कोट बनाना है, तो कोट बनाना सबसे पहले क्या चाहिए? पैसा। तो पैसा ही नहीं मिल रहा, तो पैसा नहीं मिल रहा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मतलब बनेगा, उतना अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा पैसा मिल गया, कुछ कैसा बन गया, तो थोड़ा पैसा मिला, तो थोड़ा पैसा मिल गया, वो दिया आपको गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट, अब जिससे आप पैसा लेते हो, आपको उसको ना बहुत प्रेफरेंस देनी पड़ती है ना, उसको क्या देनी पड़ती है? बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ती है। तो जब आप गवर्नमेंट को प्रेफरेंस दोगे तो गवर्नमेंट की केसेस का आपके ऊपर वजन आ गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट को आपको इतनी प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि आपका जो सारा पैसा मिला था गवर्नमेंट से ही मिला था और गवर्नमेंट को ही प्रेफरेंस देते जा रहे हो, ठीक है। जो पैसा मिला था अब वो इतना कम हो गया है कि आप जजेस को भी अपॉइंट नहीं कर पा रहे हो, और ठीक है, अपने कोर्ट के लिए, एंड दूसरा भी एक मैनेजर भी नहीं लेके आ पा रहे हो, फाइन। और ऊपर से प्रॉब्लम आती जा रही है कि लोगों की आवाज़ें ज़्यादा सुनने को मिल रही है, मतलब जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, जो आपकी एंटिटीज़ हैं, इनकी ही बहुत सारी पिटिशंस हमें देखने को मिल जाती हैं। कोई ट्राइब्यूनल और कोर्ट के ऑर्डर को जो है वो चैलेंज कर रहा होता है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी को चैलेंज कर रहा होता है। तो ऐसे करके आप सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। ऐसे करके आप इमेजिनेशन करो और आपको सारा याद हो जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि मैं ये फालतू की चीज़ें बोल रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, जब एग्जाम आता है, जब आंसर राइटिंग करने बैठोगे ना, दिस विल हेल्प यू लॉट। आप डायग्राम बना के देख सकते हो। अच्छा ऐसा था पैसा, अच्छा पुअर एलोकेशन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहला पॉइंट। दूसरा गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करे तो गवर्नमेंट के केसेस का बोझ। तीसरा लोग आ रहे हैं तो वही स्पेशल लीव पिटिशन जो आपकी आ रही हैं, बताया था ना मैंने अभी, देखो। एंड उसके बाद में पैसा नहीं बचा आपके पास, तो जजेस कहाँ से लोगे? मैनेजर कहाँ से लोगे? मतलब मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। आया समझ में? ओके। अब इसके बाद देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आते हैं। आपने समझा कि इतने सारे केसेस जी पड़े हैं पेंडिंग, अब हमने उसका समझ लिया कारण। अब अगर इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं इस कारण की वजह से, तो उसका नतीजा क्या होगा? अब जैसे मान लो, हाँ हमें हो गया बुखार, ठीक है, हमें हो गया बुखार, हमें बुखार भी होगा और जुकाम भी होगा, बहुत सारी और कुछ बीमारियां होगी। तो ये तो हो गया आपका डेटा कि इतना मुझे बुखार है, ठीक है, मतलब इतने जो है वो मेरे कुछ भी मतलब इतना % मुझे बीमारी है वो है, तो ये आपका डेटा हो गया। कारण क्या था? आप ठंडे पानी में नहाए, सर्दी में बर्फ पड़ रही थी, या बर्फ में जाके ठंडे पानी की बाल्टी आपने नहा लिया, तो ये कारण था। अब इसका नतीजा क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, ठीक है, आप अपनी पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका पेपर को इम्पैक्ट करेगा। तो ये है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ये है इसका रिजल्ट, ये है इसका नतीजा। तो इससे क्या हो रहा है? जो इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं इसकी वजह से हो रहा है। देखो एक पॉइंट याद रखना है, इसको तो लिख लो यार, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। डिनायल ऑफ टाइमली जस्टिस अमाउंट्स टू अ डिनायल ऑफ जस्टिस इटसेल्फ। अगर आपको अभी भूख लगी है, ठीक है, और मैं अभी ना दूं, मैं आपको दूंगी खाना मान लो, पर अभी नहीं दे रही, थोड़ी मतलब बहुत टाइम के बाद दूंगी, जब उसकी मतलब जरूरत निकल जाएगी, तो वो एक तरह से खाना ना देने के बराबर है। तो अगर आप टाइम से जस्टिस नहीं दे पा रहे हो, न्याय नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, डिनायल कर रहे हो टाइम से जस्टिस देने में, तो इसका मतलब है कि आप जस्टिस देने से ही मना कर रहे हो, ठीक है। तो वो साफ ही मतलब है कि जस्टिस ही नहीं है कोई। समझ में आया? डिनायल ऑफ टाइमली जस्टिस अमाउंट टू डिनायल ऑफ अ जस्टिस इटसेल्फ। अगर टाइमली डिस्पोजल होगा केसेस का, तो रूल ऑफ लॉ भी मेंटेन रहेगा एंड एक्सेस भी जो है वो रहेगी लोगों को जस्टिस की, वरना लोगों का भरोसा उठ जाएगा जुडिशरी से। ट्रस्ट मी। समझ में आया? अगर मान लो मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि मुझे सबको जो है वो खाना देना है, ठीक है, कोई मान लो हम जैसे मान लो बिग बॉस है, ठीक है, तो बिग बॉस में मुझे मान लो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, मुझे सबको खाना देना है। अगर मैं सबको टाइम से खाना नहीं दूंगी तो लोगों का मेरे ऊपर से क्या उठ जाएगा? भरोसा उठ जाएगा, फाइन। तो यही वो चीज़ हो रही है। अगर वीक जुडिशरी जो है उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको सोशल डेवलपमेंट में, विच लीड्स टू पर कैपिटा इनकम आपको लोअर होती देखने को मिलेगी, पॉवर्टी के रेट्स बढ़ते आपको दिखाई देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पब्लिक वो बेकार देखने को मिलेगा, और क्राइम रेट्स भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई जुडिशरी तो कोई एक्शन ले नहीं रही है, तो हम क्राइम करते जाएंगे, हमारे ऊपर कौन सा कोई एक्शन आ रहा है? केस तो पेंडिंग पड़े हैं। समझ में आया? तो ये चीज़ है। इफेक्ट्स ह्यूमन राइट्स को भी डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आपने देखा होगा, ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्रिजन्स रिजल्ट इन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। कैसे भर दिया गया है एक ही छोटी छोटी जगह में लोगों को, तो इससे क्या हो रहा है? ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, फाइन। अब वे फॉरवर्ड क्या करें? कोई तो सोल्यूशन बताओ। आपने बता दिया कि ये डेटा है, ठीक है, ये कारण था जिसकी वजह से ये नतीजे हो रहे हैं, ठीक है, ये नतीजा होगा या हो रहे हैं।
अब कोई सोल्यूशन बताओ हमें, वे फॉरवर्ड बताओ। यू पीपल आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, सो आपसे ये जो है वो उम्मीद करी जाती है दैट यू हैव अ सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन नहीं होगा, प्रॉब्लम सबको पता है, नतीजे सबको पता है, सोल्यूशन सबको नहीं पता। सो दैट इज योर वर्क। ठीक है, तो आपने पूरे अच्छे से उसको प्रेजेंट करा अपनी चीज को कि देखो जी ये तो है फैक्ट, ये प्रॉब्लम है, इसका कारण ये है, इसके नतीजे ये हैं। अब मैं बताता हूं, मैं बताऊंगी व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। आ जाओ। तो स्प्लिट द सुप्रीम कोर्ट इनटू टू डिवीजन। आप यू आर सिविल सर्वेंट राइट नाउ, ओके, सो माय ऑफिसर्स, आपने बोला स्प्लिट द सुप्रीम कोर्ट इनटू टू डिवीजन। भाई सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जो 10th लॉ कमीशन, अरे ये पॉइंट्स को लिख लेना, फिर बोलोगे मेंस के नोट्स कहाँ से बनाए, तो मेंस के कुछ अलग से तैयारी नहीं होती है आपकी। ठीक है, साथ में ही होती है। और ये मैगजीन बहुत ज्यादा अच्छी मुझे लगी, आई गेस विजन से मुझे ज्यादा अच्छी लगी, बेहतर लगी ये, तो ये पढ़ लो। हफ्ते के हफ्ते 3-4 टॉपिक होते हैं तो बहुत है। ठीक है, आपका पूरा आंसर तैयार हो रहा है। तो स्प्लिट द सुप्रीम कोर्ट इनटू 2 डिविजन्स लिख लो ऐसे करके, वे फॉरवर्ड लिखो कि सुप्रीम कोर्ट को 2 डिविजन्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, जो आपके 10th लॉ कमीशन आई थी उसने ये प्रपोज करा था कि सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन बना दो, एक एंड लीगल डिवीजन बना दो। ठीक है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग केस हो गई उसको देखेगी, और जो लीगल डिवीजन है वो दूसरे लीगल केसेस को देखेगी। समझ में आया? फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लॉ टू स्ट्रीमलाइन द केसेस। फाइन। और ऐसे लिख लेना बस ब्रैकेट में कि ये 10th कमीशन ने बोला, ऐसे करके बना लेना कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन और लीगल डिवीजन। बस देखो ये पॉइंट लिखो पूरा जो ब्लैक में बोल्ड में है। ठीक है, अब इसके आगे लिखो 10th लॉ कमीशन। अब आप समझ जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन एंड लीगल डिवीजन, दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा मुझे आप पे यकीन है कि आपने नोट्स बनाए। अब मुझे यकीन दिलाना है तो मैं ग्रुप में आज इमेज का सेक्शन जो है वो परमिशन ऑन कर दूंगी, एक अलग से सेक्शन बनाऊंगी जहां पे आप रोज मुझे अपने नोट्स भेजोगे कि हाँ हम बना रहे हैं। एक बच्चा भी बनाएगा ना, मेरे लिए बहुत है, पढ़ लो यार। ठीक है, एस्टेब्लिश ए नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। जो ये आपके स्पेशल लीव पिटिशन है, अभी बताया था ना मैंने, जो इंडिविजुअल्स एंटिटीज जो हैं जो कोई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो है वो अपनी अपील करती हैं। ठीक है, तो ये होती है स्पेशल लीव पिटिशंस। तो इनके लिए ना एक अलग से आप क्या बना दो, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील को एस्टेब्लिश कर दो। तो एससी ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियसली बोला था, सजेस्ट करा था कि भाई एक ना स्पेशलाइज कोर्ट बना देते हैं हैंडल करने के लिए इन लीव पिटिशंस को, अलाउइंग द सुप्रीम कोर्ट टू फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक लॉ इश्यूज, सो दैट कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो फोकस कर पाए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पब्लिक लॉ वाले जो इश्यूज हैं उसके ऊपर। अच्छा, इस्टेब्लिश करो। देखो प्रॉब्लम यही थी ना कि उसके रोल जो है वो डबल रोल हो रहे हैं। तो सोल्यूशन क्या है, रोलों के लिए जो डबल रोल हो रहे हैं, जो शिफ्ट हो रहे हैं रोल, उसके लिए आप तो यहाँ तो 2 डिविजन। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि अपील्स जो हैं बहुत ज्यादा इनका जो है वो पंगा पड़ रहा है। ठीक है, इनके बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। अरे तो काम करो ना, इनके अलग से एक नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बना दो। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम, एस्टेब्लिश रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या करो, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये वे फॉरवर्ड है, सोल्यूशन है कि रीजनल बेंचेस को आप स्ट्रेंथ बढ़ा दो ना। अगर मान लो आपको मैंने 20 चीजों को बनाने को बोला, मैंने आपको बोला कि आपको 20 कार्ड्स बनानी है, बट आपके पास 4 लोग हैं। ठीक है, सॉरी 4 लोग नहीं है, एक ही जगह जहाँ पे आपका काम चल रहा है। तो अगर आपको 20 कारें बनानी है, ठीक है, तो आप एक काम करो कि 5 इसमें बनाओ। ठीक है, बाकी की जो 5 बाकी की 15 रहेगी उनके लिए 3 और बना दो। ठीक है, और जो है वो अपने अपने जो है वो एरिया बना लो जहाँ पे 5 वो बना पाओ, सो दैट आपका काम जल्दी हो जाए। तो ये चीज बोली गई है कि सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस को क्या करो, स्टैब्लिश करो। तो जो आपकी 2 to 9th लॉ कमीशन आई थी रिपोर्ट 2009 में, उसने बोला था, रिकमेंडेशन दी थी कि टू सेटअप द रीजनल बेंचेस। अब देखो ये डालना बहुत जरूरी होता है पॉलिटी के आंसर में। आपको ना बड़े बड़े आंसर लिखने नहीं, आपको फालतू की वहां पे कोई अपनी लैंग्वेज की वो नहीं दिखानी कि भाई मुझे इतने बड़ी बड़ी वोकैबुलरी आते, कुछ नहीं दिखाना, वो कुछ नहीं देखा जाएगा, उन्हीं के पास इतना टाइम नहीं होता। आपका ये देखेंगे और ये आपने एक फैक्ट के साथ में उसको बैक करा है, सो इतना ही आपके साथ में देखा जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई। अगर अपने आंसर को थोड़ा और अच्छा बनाना है तो कुछ नहीं, एक बॉक्स लो छोटा सा वहीं पे इसके साथ में। ठीक है, अब आपको पता कि 4 चीजें नीचे वाले एरिया में दिख जाएंगी, तो ऐसे करके ऐसे बना दो। तो चेन्नई है, दिस इज योर मुंबई, यहाँ को आपका मुंबई है, यहाँ को आपका कोलकाता है। ठीक है, एंड हियर हैदराबाद। तो ऐसे करके बना दो, बस बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे करके लोग मतलब इसको लेबल कर दो, है ना अच्छा सा आंसर। सो दैट टू मतलब किस लिए बना दो रीजनल बेंचेस को, टू हियर द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एंड रिड्यूस द बैकलॉग। समझ में आया? तीसरा इशू, मतलब सॉरी इशू नहीं यार, सोल्यूशन, वे फॉरवर्ड, इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्क डेज। अभी बोला था ना कि छुट्टियों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके वर्क डेज को इंक्रीज कर दो। ठीक है, जो वर्किंग डेज है उनको एक्सटेंड कर दो एंड रिड्यूस कर दो जो वेकेशन का पीरियड है, सो दैट कि जो बैकलॉग केसेस है उन पर ध्यान दे दिया जाए।
जो आपके 2009 में जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी इन इट्स 230 रिपोर्ट, ठीक है, ये तो 229 रिपोर्ट थी जो 2009 में आई थी। फिर इसके बाद एक और रिपोर्ट आती है 230 रिपोर्ट आती है जो सजेस्ट करती है जो कोर्ट की वेकेशन को कट कर दो 10 या 15 दिन, ठीक है। हर एक लेवल, जुडिशरी का हर एक लेवल है ना, हाई कोर्ट, आपके लोअर कोर्ट, ये हो गए सुप्रीम कोर्ट, तो जुडिशरी के हर एक लेवल में ना 10 या 15 दिन का जो है ना आप उसमें कट डाउन कर दो किसमें, वेकेशंस में, सो दैट कि वो जो बैकलॉग केसेस का पड़ा है उसमें मदद हो पाए, ठीक है। एंड दूसरा, एस्टेब्लिश कर दो जी एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, फाइन। तो सजेशन दिए गए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस हैं उनको सेपरेट कर दो, एक कर दो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील एंड एक कर दो डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फॉर बेटर एफिशिएंसी एंड दी कंसिस्टेंसी। ये देखेगी सिर्फ जाके किसको, कॉन्स्टिट्यूशनल वाले केसेस को, एंड ये देखेगी होगी फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। समझ में आया। एंड 6 देखो, इस्टेब्लिश डेडिकेटेड अथॉरिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप किसी को जिम्मा दोगे, ठीक है, अगर आपने स्पेशली बोला कि हाँ ये सिर्फ इसी काम के लिए बनी है, तो वो अपने काम को बहुत अच्छे से करेगी, तो एक डेडिकेटेड अथॉरिटी बना दो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये प्रपोजल था जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे NV रामानन्ना, तो उन्होंने बोला था कि भाई ये काम करो, एक नेशनल जुडिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी बना दो इंडिया की, सो दैट कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना पूरी कंट्री, अक्रॉस द कंट्री, वो सुधर जाए, वो इम्प्रूव हो जाए। समझ में आया। अगर मान लो अभी तो मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, अब मुझे नहीं पता कि भाई आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लिया कि आप लोग नहीं कर रहे, मैंने आपको बोला कि नोट डाउन करो, आपने नहीं करा, तो मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी लो होती जा रही है और मतलब कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा, आपका टाइम भी वेस्ट हो जा रहा है। अब मैं कल को एक कोई पर्सन रख दूँ, 3-4 लोग रख दूँ, भाई उनको अथॉरिटी दे दूँ कि आपको इन लोगों पे नजर रखनी है कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो एक अलग से अथॉरिटी क्रिएट कर दी। तो वो चीज बोली गई है कि एक डेडिकेटेड अथॉरिटी बना दो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये आपको पता होना चाहिए कि ADR क्या होता है। ADR का मतलब होता है ऑल्टरनेट, देखिए ऑल्टरनेट है ना, चाय नहीं पीनी तो कॉफी पी लो, तो ऑल्टरनेट है। डिस्प्यूट सबको पता है, रेजोल्यूशन। जो लोक अदालत है उनको ऑर्गेनाइज करो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, रेगुलरली, सो दैट कि जो सिविल और फैमिली मैटर्स है ना, ये वाले केसेस को तो लोक अदालत ही हैंडल कर ले। और जो ग्राम न्यायालय हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, वो भी हेल्प करते हैं डिक्रीज करने में वर्कलोड जुडिशरी का, फाइन। तो ये आप लिख लो, लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, इनको बोलते हैं ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एंड विलेज लीगल केयर एंड सपोर्ट सेंटर जो है वो क्या कर सकते हैं, कैन ऑल्सो बी एस्टेब्लिश, हाई कोर्ट के द्वारा जो एस्टेब्लिश करे जा सकते हैं, सो दैट कि ग्रास रूट लेवल पे जो है वो काम हो जाए, वहीं के केस वहीं पे खत्म हो जाए, फालतू जो है वो बैकलॉग इकट्ठा ना हो। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि बताओ विलेज लीगल केयर एंड सपोर्ट सेंटर जो है वो कौन एस्टेब्लिश कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट कर सकता है, फाइन। अब कंक्लूजन देख लो, तो जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, जो मेन आपकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है ना गुड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, स्पीडी जस्टिस। तो ये 3 चीजें कि पहले तो सबको एक्सेस मिलनी चाहिए, अफोर्ड करना चाहिए, मतलब सबकी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब सब उसको अफोर्ड कर पाए, एंड स्पीडी जस्टिस, तो ऐसा जस्टिस जो है वो होना चाहिए। तो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट क्या है गुड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड स्पीडी जस्टिस, which will not be realized until justice delivery system is made within the reach of the individual in a time bound manner and within a reasonable cost। देखो आपको पता है कि जो अच्छा फंडामेंटल रिक्वायरमेंट के चाय बनाने की, चाय पत्ती है ना, ठीक है, तो समझ जाओ जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की वो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड स्पीडी जस्टिस है। लेकिन ये तब तक रियलाइज नहीं होगी जब तक आप अंडर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है वो आपका सही नहीं बनेगा, ठीक है, लोगों की रीच में नहीं आएगा इन अ टाइम बाउंड मैनर। अब आपको चाय अभी चाहिए, ठीक है, मैंने मान लिया कि चाय के लिए चाय पत्ती की जरूरत है, पर मैं कुछ जो है वो आपको टाइम पे नहीं दे रही हूँ, समझ में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आई चीज समझ में, तो ऐसे करके याद कर लो कि वो टाइम बाउंड मैनर में पहुंचना चाहिए और एक रीजनेबल कॉस्ट में। आपको चाय दे रही हूँ 10,000 रुपये का आधा कप, तो आप बोल रहे हो कि एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी एंड स्पीडी है। आपने मुझसे देखो, मान लो कि हमारे घर की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये है, मान लो कि हमारे घर का ना हम चाहते हैं कि सब लोग ना हमसे खुश रहे, ठीक है, ऐसा मान लो कि हम लोगों का घर है, हम सबका घर है, तो और हम चाहते हैं हमारे घर में जो भी आए ना वो हमसे खुश रहे, तो ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है उसको खुश करने की, कभी चाय पिलानी है उनको, तो ठीक है। अब चाय जब पिलानी है आपने, वो चाय उन तक पहुंचनी चाहिए, पहली बात तो, दूसरा वो अफोर्ड कर पाए, तीसरा उनको जल्दी मिल जाए, समझ में आया। अब आप उनको टाइम से नहीं दे रहे हो, तो वो तभी रियलाइज करेंगे ना हमारी वैल्यू को, तभी रियलाइज करेंगे ना कि हम लोग मतलब उनको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, उनको वाक्य में अपने साथ रखना चाहते हैं। जब हम उनको ये सब कुछ कैसे देंगे, एक रीजनेबल कॉस्ट में देंगे, ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में देंगे, एंड उसके बाद
ये मैंने आपको बता दी जब वो उसको एक्सेस कर पाएंगे। फाइन, तो यही था। अब देखो कहाँ से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आया था 2017 में, क्रिटिकल एग्जामिन करो द सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑन द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्या नहीं है, ये हम पढ़ेंगे जब लक्ष्मीकांत पढ़ाऊंगी। तो यहाँ से देख लो, ये आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेना, ये आपका होमवर्क है, मैं नहीं कराती, अब मैं कुछ नहीं कराऊंगी। चलो बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू माय ऑफिसर्स। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ में। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे अहेड।